बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पोएम नंबर 8 एंड द टाइटल इज ऑजिमैंडियस एंड दिस पोएम इज रिटन बाय पर्सी बिश शैली। और सबसे पहले हम पोइट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ऑब्वियसली हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है। तो पर्सी बिश शैले was born in 1792 and he died in 1822. He was a famous English romantic poet। और romantic poet आपको पता है, आप पहले 9th में एक पोएम पढ़ चुके हैं, डैफोडिल्स by William Wordsworth। So William Wordsworth was also a romantic poet। और इसके साथ साथ पर्सी बिश शैले की जो पोइट्री है उन्हें रेवोल्यूशनरी पोइट, एक इनकलाबी शायर कहा जाता है। और आज की जो पोएम पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें भी यकीनन इसका अक्स हमें नजर आएगा। उनकी बहुत ही मारूफ नज्म है ओड टू द वेस्ट विंड, जिसका अगर आप उर्दू लिटरेचर से आपका लगाव हो तो कुदरतुल्लाह शहाब ने इस पोएम को ट्रांसलेट भी किया है, जो कि शहाब नामे में मौजूद है। आप उसे भी पढ़ सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन उर्दू लिटरेचर एंड इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन ये एक इजाफी काम है, इस पर हम मजीद बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बढ़ते हैं इस पोइम के टेक्स्ट की जानिब और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओzymandias इज द टाइटल, और अगर आप पिक्चर देखें यकीनन आपको नजर आ रही होगी, ये एक मुजस्समे की तस्वीर है और एक चेहरा आपको नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ जो मुजस्समा है वो ट्रंकलेस है। ट्रंक आपका ये हिस्सा होता है, यानी आपके सर और लेग्स के बीच में जो आपकी बॉडी है, इसे हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंकलेस यानी सिर्फ इस मुजस्समे की जो लेग्स हैं वो नजर आ रही हैं और फिर इसका जो चेहरा है वो हमें नजर आ रहा है। ओzymandias बेसिकली इज द नेम ऑफ अ pharaoh, एक फिरौन का नाम है। और ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जिस मुल्क का बादशाह है वो मिस्र है, कदीम मिस्र का बादशाह है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन में हम इस बारे में मजीद भी बात करेंगे कि ओzymandias कौन था। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टेक्स्ट। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read, which yet survive, stamped on these lifeless things. And on the pedestal, these words appear: My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. So this is the text of this poem. जाहिर है कि इस दौरान कुछ नए वर्ड्स होंगे आपके लिए, कुछ ऐसे वर्ड्स के जिनसे पहले भी आप फेमिलियर हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं ताकि हमें इस पोएम की समझ आ सके। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, मैं मिला एक मुसाफिर से जो कि एक कदीम इलाके से, एक कदीम सल्तनत से आया था। एंटीक आपको पता है, वेरी ओल्ड, एंशिएंट को कहते हैं। Who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Two vast and trunkless legs of stone. ये उस मुजस्मे की बात कर रहा है कि जो एक सहरा में खड़ा है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि उसकी सिर्फ लेग्स हमें नजर आ रही हैं और उसका चेहरा नजर आ रहा है, उसका ट्रंक हमें नजर नहीं आ रहा, उसका धड़ हमें नजर नहीं आ रहा। नियर देम ऑन द सैंड, उसके करीब रेत पर, हाफ संक का शैटर्ड विजिज लाइज। विजिज का मतलब है उसका चेहरा, उस मुजस्मे का चेहरा, ओzymandias का चेहरा, उस बादशाह का चेहरा जो खुद को दायमी समझता था, खुद को लाफानी समझता था और उसे अपनी ताकत पर बहुत मान था। उसका चेहरा इस मुजस्मे की सूरत में हाफ संक, आधा धंसा हुआ है,
संक आपको पता है, सिंक वर्ब है, और इसकी यहाँ पे इसका पास्ट पार्टिसिपल यूज हुआ है। हाफ संक यानी आधा धंसा हुआ चेहरा, जो कि आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा है। हुज फ्राउन, फ्राउन आपको पता है एक एंगर का इजहार होता है, माथे के शिकन को कहते हैं, और हम इसे कह सकते हैं कि ये गुस्से के इजहार के लिए, ये आपने, अगर आपको याद हो तो आपने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है, स्काउल का लफ्ज आपने पढ़ा होगा, माथे पर तेवरी का आना। एंड रिंकल्ड लिप, और उसके झुर्रियों वाले होंठ, एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। कोल्ड कमांड से मुराद, कमांड आपको पता है हुक्म को कहते हैं, कोल्ड कमांड का मतलब है जालिमाना हुक्म का मजाक करता तासुर। स्नीयर, स्मार्क को कहते हैं ऐसी हंसी जो तंज पर मबनी हो, जो किसी का मजाक उड़ाए, जो जो टॉन्ट करे, उसको जाहिर किया गया। तो एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, ये दोनों चीजें बुनियादी तौर पर जो ओzymandias है, जिसके बारे में ये पोएम है, उसकी एरोगेंस को, उसके लोगों को नीचा दिखाने और लोगों पर जुल्म करने को जाहिर करता है। और ये दोनों, रिंकल्ड लिप्स एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, एक्चुअली हमें ये बता रहा है कि जो ओzymandias है उसका ताल्लुक अपनी रियाया के साथ कैसा था। Tell that its sculptor well those passions red which yet survive stamped on these lifeless things। ये जो रिंकल्ड लिप हैं और जो स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड है, यानी वो जो मुजस्मा है उसके चेहरे पर ये सारे तासुरात हमें नजर आ रहे हैं, और ये उस मुजस्मा बनाने वाला जो है उसके आर्ट की परफेक्शन है। टेल दैट इट्स स्कल्प्टर, ये हमें बताता है कि वो जो मुजस्मा साज है, स्कल्प्टर का मतलब है मुजस्मा बनाने वाला, द पर्सन who makes sculptures well those passions red। उसने ये जो बादशाह था, ये जो किंग था, ये जो फेरो था, ये जो फिरौन था, उसके चेहरे के तासुरात को अच्छी तरह पढ़ा है। which yet survive, जो अभी तक कायम है, stamped on these lifeless things। lifeless things में जाहिर है ये पत्थर का बना हुआ है, तो lifeless things का मतलब है वो पत्थर के जिससे मुजस्मा बना है, स्टैम्प के इसके ऊपर ये जो पैशंस हैं, ये इतने परफेक्टली वो जो स्कल्प्टर है, जो मुजस्मा साज है, उसने बना दिए। तो यहाँ पर स्कल्प्टर की तारीफ हो रही है, और इसको हम एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेड, के मुजस्मा बनाने वाले के जो हाथ हैं, उन्होंने सही तरीके से कॉपी किया है, इमिटेट किया है। मॉक मीन्स कॉपी, इमिटेट, उसके तासुरात को। एंड द हार्ट दैट फेड, और उसका जो दिल है उसने इसे सेंचा है। बिल्कुल जैसा बादशाह था वैसा ही उसने मुजस्मा बना दिया। अब आगे बढ़े तो, एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल से मुराद है, अगर आप तस्वीर पर देखें तो जहां इस मुजस्मे के पांव लगे हुए हैं उसे हम कहेंगे पेडेस्टल। बेस को कहते हैं पायदान, जहां पर ये मुजस्मा लगा हुआ है। दीज वर्ड्स अपीयर, ये बहुत बहुत खूबसूरत लाइंस हैं। दीज वर्ड्स अपीयर, ये अल्फाज लिखे हुए हैं या नजर आ रहे हैं या जाहिर हैं, और वो क्या है? माई नेम इज ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ किंग्स, मैं बादशाहों का बादशाह। लुक एट माई वर्क्स, मेरे काम की तरफ देखो। ये माइटी, माइटी ताकतवर को कहते हैं, पावरफुल, और ये यू के मीनिंग है तुम, माइटी ताकतवर लोग, दूसरे बादशाह, देखो मेरे काम को। एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ कि तुम मेरे जैसा काम नहीं कर सकते। तो ये प्राइड को जाहिर करता है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं बचता। अब मुजस्मे की बात हो, मुजस्मे के आसपास कुछ नहीं बचता, जहां पर ये वर्ड्स लिखे हुए। राउंड द डिके ऑफ द क्लोजर ब्रेक, डिके किसे कहते हैं? किसी चीज का डेक्लाइन करते हो जाना, किसी चीज का जवाल। यहां किसके जवाल को जाहिर किया जा रहा है?
ओzymandias के जवाल को। नथिंग बिसाइड रिमेन्स, कोई चीज आसपास नहीं बचती। राउंड द डिके ऑफ दैट कोलोसल रैक, रैक मलबे को कहते हैं, रूइन को कहते हैं। और कोलोसल का मतलब है बहुत न्यूमरस, बहुत ज्यादा, ह्यूज। बाउंडलेस एंड बेयर, जिसकी कोई, बाउंडलेस का मतलब है कि वो उसकी उसकी कोई हद नहीं है, एंड बेयर वो एक्सपोज्ड है, नंगा है। द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, यानी वो कहना ये चाहता है कि जो मुजस्मा है उसके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं बचा सिवाय दूर तक फैली हुई रेत के। और ये रेत चूंकि डेजर्ट है, ये जो रेत है ये दरअसल डिस्ट्रक्शन को जाहिर कर रही है, तबाही को जाहिर कर रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ये जो ओzymandias है, ये जो पोएम है, ये सोनेट है। अब सोनेट के बारे में ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी नज्म होती है इंग्लिश में कि जो 14 लाइंस पर मुश्तमिल होती है, और अगर आप ये टेक्स्ट देखें तो ये 14 लाइंस पर मुश्तमिल है। इसमें एक खास मीटर होता है जिसे हम उर्दू में वजन कहते हैं। तो हर लाइन में 5 फीट, 5 फीट होते हैं और 10 सिलेबल्स होते हैं। इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। इसमें एक खास राइम स्कीम भी होती है, लेकिन हमारी जो पोइम है ओzymandias, इसमें इर्रेगुलर राइम है। वो खास पैटर्न जो सोनेट में फॉलो किया जाता है वो इस पोइम में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि इर्रेगुलर जो राइम है उसे फॉलो किया गया। अब जरा हम मुश्किल जो इसमें अल्फाज आए हैं उनके सिनोनिम्स के बारे में एक नजर देख लेते हैं। एंटीक, एंशिएंट, ओल्ड, प्रिमिटिव, sunk, buried, hidden, concealed, shattered, destroyed, broken, crushed, and you know कि ये बहुत आसान लफ्ज हैं जो सिनोनिम्स के तौर पर मैंने लिखे हैं। विजिज, विजिज का मतलब है फेस, लुक, फ्राउन, जैसा कि हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, स्काउल, एंगर, ग्लेयर। फिर है जी रिंकल्ड, रिंकल्ड आपको पता है लाइन्ड को कहते हैं, फोल्डेड को कहते हैं, फरोड को कहते हैं। चूंकि लिप्स की बात हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि झुर्रियों वाले लिप्स। स्नीयर, एक ऐसी हंसी जो कि मजाक उड़ा रही हो, तमस्खुराना हंसी। इसके लिए हम स्मर्क जो है वो एक प्रॉपर वर्ड है, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, दीगर भी मैंने लिख दी। कोल्ड, अनकाइंड, क्रूअल एंड पिटीलेस। और अगर आपको याद हो तो हमने गुज़िश्ता जो पोएम पढ़ी है उसमें ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर का मतलब होता है कार्वर्ड, वो शख्स जो मुजस्मा बनाता है, आर्टिस्ट, मॉडलर। पैशन बहुत ही आम वर्ड है और आपको इसका पता है। फीलिंग्स को कहते हैं, इमोशंस को कहते हैं, सेंटिमेंट्स को कहते हैं। मॉक्ड, मॉक्ड यहां पर इसका मतलब है कॉपी करना, इमिटेट करना। तो उस स्कल्प्टर ने जो असल एक्सप्रेशंस थे उनको इमिटेट किया। पेडिस्टल, बेस, फाउंडेशन, फुट, पायदान, जहां पर मुजस्मा लगा हुआ है। टेस्पियर, होपलेसनेस, डिस्मे, डिप्रेशन को कहते हैं। नाउ मे बी डिके, डेक्लाइन, डिस्ट्रक्शन। और क्लोसल, ह्यूज, न्यूमरस, माइटी। रैक मलबे को कहते हैं, रूइन, डिस्ट्रक्शन, रैकेज। बाउंडलेस, अनलिमिटेड, एंडलेस। और बेयर, नेकेड, अनकवर्ड। लोन, अकेला, सोल, सिंगल। पावरफुल, बिग, माइटी, बहुत ज्यादा ताकतवर को कहते हैं, माइटी, पावरफुल, बिग। तो ये सिनोनिम्स थे जो यकीनन आप तैयार करेंगे और आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें सिनोनिम्स का जो पोर्शन है उसमें ये आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं जरा स्टैंजा वाइज इसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं और रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो 4 लाइन है, met a traveler from an antique land who said 2 vast and trunkless legs of stone stand in the desert, near them on the sand half sunk a shattered visage lies whose from। आगे जाहिर है ये बात अभी चल रही है। रेफरेंस आपको पता है, आप 8th पोएम पर हैं, आपको आइडिया है कि रेफरेंस क्या लिखते हैं। These lines have been taken from the poem Ozymandias by P.B. Shelley। कॉन्टेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे। The poet highlights the bitter reality of time and the impermanence of human life, यानी इंसान की जिंदगी मुस्तकिल नहीं है, जो इंसान की ताकत है वो मुस्तकिल नहीं है।
A powerful man forgets that one day he will have to lose all signs of his existence and superiority. The sculpture of King of Kings, Ozymandias, becomes the symbol of destruction and wastefulness. The thing that lasts is the art of sculptor. यानी डिस्ट्रक्शन और वेस्टफुलनेस किसके हिस्से में आई है? वो आई है ओzymandias के हिस्से में। और कौन सी चीज बाकी रही है? वो जाहिर है कि जो स्कल्प्टर है उसका आर्ट बाकी रह गया है। नेक्स्ट 4 लाइंस। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन सॉरी, हमने अभी कॉन्टेक्स्ट डिस्कस किया और इन्हीं लाइंस का को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown. जाहिर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बात आगे चल रही है, इसीलिए comma is there. तो एक तो in the first 2 lines, the traveler tells the poet that he saw a statue in the desert which is trunkless and its legs are standing in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies. 2 चीजें हैं, एक तो जो मुजस्मा है उसकी लेग्स की बात की गई है और फिर शैटर्ड विजिज की बात की गई है, यानी उसका तबाहशुदा चेहरा, जो कि आधा रेत में धंसा हुआ है। हाफ संक शैटर्ड विजिज लाइज whose frown, ये बात आगे चलेगी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में मैंने जैसा कि गुज़श्ता पॉइंट में आपको बताया था कि सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस किए, तो आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। यानी पहले वो बताता है कि वहां पर एक मुजस्मा है सहरा में और उसके 2 हिस्सों की बात करता है, उसकी लेग्स की बात करता है और फिर उसके डिस्ट्रॉयड जो विजिज है, उसका जो डिस्ट्रॉयड फेस है उसकी बात करता है। और बुनियादी तौर पर ये जो उसका चेहरा है वो उसकी तबाही को जाहिर करता है। उसके जो खुद को उसने मुतलकुल इनान समझ लिया था, बहुत पावरफुल समझ लिया था, उसकी डिस्ट्रक्शन को, उसकी तबाही को जाहिर कर रहा है। तो इस तरह से आपने इन 4 लाइंस को एक्सप्लेन करना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में जो आप डिवाइसेस डिस्कस कर सकते हैं वो है एलिट्रेशन और इमेजरी। मिसाल के तौर पर अगर हम इन 4 लाइंस को देखें तो कहाँ पर हमें एलिट्रेशन दिखाई देगी। एलिट्रेशन आप पहले पढ़ चुके हैं। ये ऐसी डिवाइस है कि जिसमें किसी लाइन में जो वर्ड्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं वो करीब करीब आते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, एलिट्रेशन है। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड who said two vast and trunkless legs of stone stand in desert near them on the sand. Stone, stand and sand and then sunk. अगर आप 3rd लाइन की बात करें तो stand और sand में हमें क्या नजर आ रहा है, vivid alliteration नजर आ रही है। उसके बाद इमेजरी है। आपको पता है कि जो शायर है वो जो पढ़ने वाले हैं, उसके जो कारी हैं, उसके जो रीडर्स हैं, उनके मेंटल इमेज बनाता है, उनके जहन में तस्वीरें बनती हैं। तो जैसे ही वो ट्रंकलेस लेग्स की बात करता है, शैटर्ड विजिज की बात करता है, तो जाहिर है कि हमारे जहन में वो तस्वीरें बनती हमें दिखाई देती हैं। अब अगली जो लाइन है वो गुज़श्ता जो 4 लाइंस हमने डिस्कस की उससे जुड़ी हुई है। एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। कोल्ड कमांड, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ पर एलिट्रेशन है और दीगर लाइंस में आई विश कि आप खुद कोशिश करें कि कहाँ पर एलिट्रेशन है और उसे ढूंढें। एंड रिंकल्ड लिप, झुर्रियों वाले उसके जो होंठ हैं, एंड स्नेयर ऑफ कोल्ड कमांड टेल दैट इट sculptor well those passions red which yet survive, stamped on the lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. जाहिर है इसका आपको पता है कि आपने रेफरेंस वही लिखना है, कॉन्टेक्स्ट वही आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन हमने चेंज करनी है, जाहिर है नई लाइंस हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट in these lines, wrinkled lip and the sneer of cold command actually show the hatred of the king for the common man, for the people on which Ozymandias was ruling.
जो झुर्रियों वाले होंठ हैं और जो जालिमाना हुक्म का जो तमस्सुखराना तासुर है, वो बुनियादी तौर पर उस ताल्लुक को जाहिर करता है जो इस जालिम हुक्मरान और उसके उसकी जो रियाया है उसके साथ था। उसकी एरोगेंस को जाहिर करता है, उसकी क्रूअल्टी को जाहिर करता है। और जो तीन लाइंस इसके बाद आती हैं वो बुनियादी तौर पर द नेक्स्ट थ्री लाइंस आर एक्चुअली द प्रेज फॉर द परफेक्शन ऑफ द आर्ट दैट artist has uh, completely and artistically copied the passions, the sentiments, the expressions of the king in this sculpture. And one thing more, ओzymandias जो खुद को लाफानी समझता था वो तो खत्म हो गया, और उसके मुजस्मे का चेहरा रेत में धंसा हुआ है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है। लेकिन आर्ट जिंदा है, फन जिंदा है, फन हमेशा बाकी रहता है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइंस। सो क्रिटिकल एप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इसमें वही एलिट्रेशन है, इमेजरी है, जिसको हम दीगर लाइंस में, जो इससे पहले चार लाइंस हमने डिस्कस की हैं, उसमें हमने बात की है। कोल्ड कमांड विविड एग्जांपल है, वाज़े एग्जांपल है एलिट्रेशन की। और उसके बाद हम जो लास्ट 1 2 3 4 5 6 लाइंस हैं, इस पे हम बात करेंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस हैं, इनको आपने गौर से पढ़ना भी है और इसे तैयार भी करना है। एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, माय नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स। यानी जो उसका पायदान था, उस पर जो तहरीर लिखी हुई थी, वो उस बादशाह के तकब्बुर को और उसके गुरूर को जाहिर करती है कि वो जो पेडेस्टल है उस पर लिखा हुआ है कि मैं ओzymandias हूँ, मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। लुक ऑन माय वर्क्स, ये माइटी इन डिस्पेयर। ये माइटी, यू माइटी, वो दूसरे जो सुल्तान हैं, जो दूसरे बादशाह हैं, जो दूसरे पावरफुल लोग हैं, उनको मुखातिब करके कह रहा है, लुक ऑन माय वर्क्स, मेरे कारनामे देखो, एंड डिस्पेयर, और मायूस हो जाओ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि इन द फर्स्ट थ्री लाइंस द पोएट टेल्स अस दैट the the king was so arrogant, the king was so proud of his works that when the sculpture was made, when the statue was made, these lines were written on the pedestal to challenge the other mighty people that they are nothing before Ozymandias. सो पहली तीन लाइंस इसको जाहिर करती हैं। लेकिन इसमें आयरनी है। आयरनी का मतलब ये होता है कि जब जाहिरी तौर पर तो ये जो तीन लाइंस हैं ये उस बादशाह के जाहो जलाल और उसकी शान शौकत को जाहिर कर रही हैं, लेकिन एक्चुअली अगली लाइंस में हम देखते हैं कि ना तो कोई उसका काम बाकी रहा, ना उसकी परफेक्शन बाकी रही, ना उसकी पावर बाकी रही। वो तो अब रेत में, सहरा में खड़ा है, उसके आसपास कुछ भी नहीं है, और उसका जो मुजस्मा था वो भी अब मलबा बन चुका है। Nothing beside remains round the decay of the colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sands stretch far away. यानी कोई भी चीज अभी यहाँ पर बाकी नहीं रही है उसके इर्द गिर्द, उसकी शान शौकत के मलबे के इर्द गिर्द अब कुछ बाकी नहीं रहा, सिवाय वसी और इस सहरा के हर तरफ रेत ही रेत फैली हुई है। यानी इन दीज लाइंस द पोएट वांट्स टू टेल अस about the decline of the king Ozymandias, that all of his works and all of his glory vanished away, and now his statue, which was actually the symbol of glory, is just sunk in the sand, and there is nothing else but the destruction, and sand and desert are the symbol of this particular destruction. पर ये जो तबाही है वो जाहिर की जा रही है इस पोएम में सहरा के जरिए से, और इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि रेत के जरिए से। तो इसमें अगर हम बात करें डिवाइसेस की, तो डिवाइसेस में हम ये देख सकते हैं कि एलिट्रेशन है,
और ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने ढूंढना है इसमें एलिट्रेशन क्या है। आयरनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाहिरी तौर पर शान शौकत और एक्चुअली तबाही। और इमेजरी जाहिर है कि जो मंजर शायर दिखाता है उससे मेंटल इमेजेस बनते हैं, जहन में तस्वीरें बनती हैं, तो इस डिवाइस को हम इमेजरी कहते हैं। तो जनाब अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की, और शॉर्ट क्वेश्चंस में द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ समरी ऑफ द पोएम। जाहिर है इसमें 3 से 5 लाइंस आपके पास होती हैं। शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए आप एक बहुत ही मुख्तसर समरी लिखेंगे, और इसमें आप ये बयान कर सकते हैं कि ये जो पोएम है, ये कहानी है एक तबाहशुदा, तबाहाल स्टैचू की, मुजस्समे की, जो कि ओzymandias, फिरौन ओzymandias, सुल्तान ओzymandias का मुजस्समा है, जो उसने यकीनन अपनी जिंदगी में बनवाया था अपनी शान शौकत, अपने जाहो जलाल और अपनी ताकत को जाहिर करने के लिए। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे दुनिया में सबकी शान शौकत खत्म हो जाती है, सबके काम काम बाकी नहीं रहते, सबका जाहो जलाल बाकी नहीं रहता, इसी तरह ये मुजस्समा जो है वो भी तबाह हो चुका है, जिसके पायदान पर लिखवा रखा था ओzymandias ने कि मैं शाहों का शाह हूं और मेरे कामों को देखो और मायूस हो जाओ कि तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। और अब उसके इर्द गिर्द सिर्फ सहारा है, सिर्फ रेत है और कुछ भी नहीं है। इस तरह आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। Simply you can write that it is a story of a broken and destroyed statue of the king as Ozymandias, and the expressions on the face of the statue show the arrogance, the cruelty, the hatred of the king for the people. And he challenged the other kings that he was superior to all of them. But now his statue is destroyed, and there is sand all around, which actually shows the destruction, जो तबाही को जाहिर करती है। Next question is, what kind of feelings does poem create in the mind of the reader? रीडर्स के माइंड में क्या फीलिंग्स पैदा करती है ये पोएम? तो जाहिर है कि जब इस पोएम को आप पढ़ते हैं, रीडर्स पढ़ते हैं, तो पिटी एंड फियर फील करते हैं। ये लिटरेचर में एक टर्म यूज होती है कि जब आप ट्रेजेडी देखते हैं, किसी शख्स का डाउनफॉल देखते हैं, तो जाहिर है पिटी और फियर फील करते हैं। आपको उस पर रहम भी आता है, साथ साथ आपको खौफ भी आता है। तो आप ये बयान कर सकते हैं कि द पोएम क्रिएट्स pity and fear in the mind of the reader, and the poet tells us about the impermanence of the human life and human power, and he tells us that the all the glory, pride of human beings, one day it will be vanished, and and because of this description, the readers feel pity and fear. Then comes, what did the traveler see in the desert? बहुत सिंपल है, बहुत आसान सवाल है कि ट्रैवलर ने डेजर्ट में क्या देखा था। तो बताइए जी, क्या देखा था ट्रैवलर ने डेजर्ट में? आपकी आवाज नहीं आई, जरा ऊंचा बोलिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि स्टैचू देखा था, और उसी स्टैचू के गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूम रही है। तो हम ये कहेंगे, ट्रैवलर सॉ अ ब्रोकन, crumbled and destroyed statue of King Ozymandias in the desert, and it was trunkless, and its visit was half buried. The expressions on the face of the statue exactly showed the hatred of Ozymandias for the people. Then comes, what words were inscribed at the pedestal of the statue? कि जो स्टैचू था उसके पेडेस्टल पर क्या लिखा होता, तो वो आपने पढ़ लिया, बहुत आसान है। आप एक्चुअल वर्ड्स भी लिख सकते हैं और उसके साथ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड एट द पेडेस्टल ऑफ द स्टैचू वर, कोट्स कोटेशन मार्क में इसे लिखेंगे,
My name is Ozymandias, king of kings. Look at my work, ye mighty and despair. आप वैसे टेक्स्ट से मैच भी कर सकते हैं इसे कि ये बिल्कुल कोट अनकोट मैंने सही वर्ड्स यूज किए हैं या फिर नहीं किए। इसमें थोड़ा सा और आप बता सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर वाले जो सवालात हैं उनमें भी डिस्कस किया है कि वो कैसा था, उसका विजिज क्या शो कर रहा था, और उसकी जो तहरीर है वो क्या शो कर रही थी। तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि विद दीज वर्ड्स Ozymandias actually challenged the other kings and the other powerful men in the world, that he was superior to all of them. But now there is destruction all around, and the sand and the desert is actually the symbol of that destruction. Then there are some other questions, and ये क्या है जी, हु वाज Ozymandias? शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम Ozymandias के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। वो ये है कि Ozymandias was one of the Egyptian pharaohs, जो मिस्र के फिरौन थे उनमें से ये एक था। एक्चुअली जो Ozymandias नाम इस्तेमाल किया गया है वो पोइट ने जो रैमसेस द सेकंड जो असल में बादशाह था, जो फिरौन था, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। एंड ही वाज अ माइटी किंग, ही वॉन many battles, and at that time he was the symbol of power. सो एक चीज जो यहाँ पर जिमनी तौर पर मैं आपको बता दूं कि फिरौन किसी पर्टिकुलर शख्स का नाम नहीं है, बल्कि जो मिस्र के कदीम मिस्र के जो बादशाह थे उनको फिरौन कहा जाता था। जिस तरह आपने पढ़ रखा है कि ईरान के जो शाह होते थे उनको किसरा कहा जाता था, इसी तरह रोम के जो शाह थे उनको कैसर कहा जाता था। तो इट वाज अ टाइटल एक्चुअली, जैसा कि कुरान मजीद में फिरौन का जिक्र आता है, तो वो फिरौन जो है वो टाइटल है, एक पर्टिकुलर किंग की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर जिस फिरौन की बात कर रहे हैं वो रैमसेस द सेकंड था, और उसी को Ozymandias इस पोएम में कहा गया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द स्टैचू? ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत दफा इस लेक्चर में डिस्कस किया है कि जो स्टैचू है उसकी कंडीशन क्या थी। सो मैं आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन to answer yourself. Why did traveler praise the sculptor? ये अहम है, पेपर में आया हुआ है कि जो स्कल्पटर था उसकी तारीफ क्यों की ट्रैवलर ने। तो द ट्रैवलर praised the sculptor, मैं अक्सर आपको ये कहा करता हूँ तो क्वेश्चंस के अंदर से ही आप आंसर लिया करें, तो मैं वही कर रहा हूँ। The traveler praised the sculptor. क्यों? Because of the perfection of his art, and he actually copied the actual expressions of the king in the statue, and the visage of that statue tells about the expressions, the actual expressions of the king Ozymandias. Because of this perfection of the art, the traveler praised the sculptor, and you know that the statue was crumbled, the statue was destroyed, but the art was there. Art never dies. So what was the condition of statue? ये हमने डिस्कस कर लिया। Write the theme of the poem. So theme में आप दो तीन चीजें मेन हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। The first one is the impermanence of the human power. इंसान की जो ताकत है वो मुस्तकिल नहीं है, उसने एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। Man is mortal, is not immortal. When human beings get power, they feel that this power is permanent, but actually it is impermanent, and someday this power will be vanished, just like the power of the king Ozymandias. तो ये आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आप कर सकते हैं the value of the art, that in this poem it is told that the statue of the mighty king was destroyed, but the art was there. The perfection of the art was there, because on the face of the statue, the expressions were quite
evident, and expressions were there, and we can get the idea that how cruel that king was. And these expressions show the hatred of the king Ozymandias for the people. ये आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं. फिर उसमें ये एस्पेक्ट आप डिस्कस कर सकते हैं कि Ozymandias challenged the other kings and other powerful men in the world, that he was the superior and no one could be better than him. But at the end, there is destruction all around, and all the glory, all the power, even the empire that was uh, uh, actually Ozymandias' empire, that was gone. So ये 2 से 3 चीजें आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं थीम में. And now the last part is the MCQs in the exercise. So जल्दी से हम इसे करते हैं. Choose the correct answer, और ये आप ही करेंगे. मैं जस्ट आपको ये टेक्स्ट, ये जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाता हूं, और ऑप्शन आप खुद चूज करेंगे. The traveler saw a in the desert, so snake, camel, water, statue. तो क्या होगा आंसर? Yes, statue. The poet met a traveler. It's very simple. His name was written on the pedestal. यानी जो नाम था वो कहाँ लिखा हुआ था? वो pedestal पर ही लिखा हुआ था. Wreck of the statue was small, little, big, colossal. Obviously colossal. Add 2 more rhyming words to each word given below. ये तो बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है. You know, आप बहुत ही छोटी क्लासेस में राइम्स सीख गए. लैंड के लिए बताइए, एक मैं बताता हूँ, एक आप बताएं. लैंड, बैंड, और एक आपकी तरफ से आएगा. ओके. स्टोन, you can say stone, drone, और एक आपकी तरफ से आएगा. और decay, way, एक आपकी तरफ से. Fad, bad, एक आपकी तरफ से आएगा. Write down the missing words in each words. I met a traveler from an antique land. Land आएगा obviously इसमें. 2 vast and trunkless legs of stone stood in the jungle. No. Hill, no. Ground, no. Desert. My name is Ozymandias, king of kings. And the last one is of that colossal wreck, boundless and bare. This is the answer. So that is all about this poem. I hope कि आपको जो different ideas हैं वो आप समझ चुके होंगे. टेक्स्ट को बार बार पढ़िए, और इसके जो मुख्तलिफ एंगल्स जिसे हमने इस पोएम को डिस्कस किया है वो आपने जाहिर है उसको आप पढ़ेंगे, उसको लर्न करेंंगे, तो आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिए.